सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हुए आप सबसे पहले मुझे आंसर बताओगे कि क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा कि अब ये आंसर का क्या रीज़न है या बाकी चीज़ें क्या हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए जैसे है, अ सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी so that a steady current flows through it. If an iron core is inserted into the solenoid, the current will be, ऑप्शन आपके पास है, current will be increase, ऑप्शन A, B decrease, C remain same and D first increase then decrease. आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप ऑप्शन अपनी तरफ से बताओगे। ऑप्शन सिलेक्ट करना है सिर्फ आपको। डिक्रीज, जी बिल्कुल सही बात, डिक्रीज होगा इसका आंसर, क्योंकि आयरन रेजिस्ट करेगा। बिल्कुल, उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज होगा तो यहाँ पे सीधा वही पूछा गया है, द करंट विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात। तो क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, और इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना है, करेक्ट नहीं और है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है, वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप फ्लक्स लिंक होगा, जी हाँ आप बता दो, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, क्योंकि लेंज लॉ इज ए consequence ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो है ये एक करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल सही, पूरा स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ने दिया, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखोगे, देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। परपेंडिकुलर इनटू प्लेन ऑफ द पेपर मतलब क्रॉस से दिखाया गया, इनवर्ड है। एन इरेगुलर शेप्ड कंडक्टिंग लूप इज स्लोली चेंजिंग इनटू अ सर्कुलर लूप इन अ प्लेन ऑफ द पेपर। देन अब यहां पे आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए, करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑप्शन बी, करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑप्शन सी, एसी इज इंड्यूस्ड इन द लूप। ऑप्शन डी, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप। देखिए क्लियर सी बात है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, और ये देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और यहाँ पे बताया जा रहा है एन चेंजिंग एन इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर लूप, यहाँ पे जो भी इस तरह का कोई लूप इस तरह का रहा होगा इरेगुलर शेप का, इज स्लोली चेंजिंग इनटू ये सर्कुलर लूप इन द प्लेन ऑफ द पेपर। जैसे ही ये अंदर की तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो यहाँ पे करंट इंड्यूस जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। आपने ए ऑप्शन बताया, बिल्कुल सही ऑप्शन बताया है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई भी अभी तक यहाँ पे जो टर्म 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आने वाला है उसके लिए काफी इफेक्टिव है, वही होगा यहाँ पे, ध्यान से इसलिए आपको लगे रहना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है आपको। इन द गिवन फिगर, यहाँ पे फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसके बाद देखेंगे। फ्रॉम करंट फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट वायर इज डिक्रीजिंग
द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। तो चलिए सबसे पहले कि इसके पहले देखा जाए तो फिगर है नहीं तो ऐसे कैसे जवाब दिया जाए, है ना। तो फिगर देख लेते हैं। तो फिगर ये है हमारा, ये लूप बना हुआ है और यहां से नीचे से एक वायर जा रही है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और वायर जो है वो ए से बी की तरफ जा रही है। तो इस जगह पे आपका इस तरफ ए है तो कैपिटल ए से मैं लिख देता हूं और दूसरी तरफ जो है वो बी है, ये बी है। तो क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें जो करंट है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी और चेंजिंग कुछ होगा या नथिंग। सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगी, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। एंटी क्लॉकवाइज, दोनों आप दोनों बोल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना। यस तो सर, क्योंकि सर वो अपोज करेगा ना सर, वो फ्लक्स का, वो हाँ फ्लक्स हाँ डिक्रीज होगा तो। बिल्कुल, अपोज करेगा तो डिक्रीज होगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपका जो जवाब है वो एंटी क्लॉकवाइज, आप दोनों ही बोल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही जवाब है। और जो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण होती है ए बी में, ए से बी में, नॉर्मली आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द लूप, और लेंज लॉ के कारण इंड्यूस्ड जो करंट है वो दिस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इनवर्ड फ्लक्स और इंड्यूस्ड करंट मस्ट फ्लो। यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज लूप में यह फ्लो करेगा, है ना। तो बिल्कुल सही बात, एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे फ्लो करेगा। क्लियर से है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी आप लोग रिप्लाई भी कर रहे हो, समझ चुके हो यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट is rapidly introduced into solenoid at one end, say A, मान लिया उसको A, which of the following statement is correctly depict the phenomena taking place। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही माना जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हो। नो इंड्यूस्ड EMF developed, the end A of the solenoid behaves like south pole, the end A solenoid of the solenoid सर ये behaves सही like होगी, कौन सा, सी। सी। वेरी गुड सर बट क्यों होगा, एक बार बताना। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो मैं पूछूंगा जयदीप से कि क्या बताना चाहेंगे। जयदीप बताओ। सर लैंज लॉ की वजह से सर इसमें वो आपने तो लैंज लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया हुआ है, जैसा कि अभी जयदीप ने बताया आपको कि अगर आप इसको लेके जाते हो तो इसके मोशन का अपोज करता है, और मोशन का अपोज करेगा तो यहाँ पे ये भी क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल ही बनाएगा। इस तरह से मैंने बताया भी था कि एन बनाता है, तो इस तरह से एन बनाएगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। तो इसी कारण से ये क्या करता है, इसके मोशन का अपोज करता है। तो इसका मतलब है कि जो इसने सी ऑप्शन बताया, द एंड ए जो ऑफ द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड का एंड ए जो है, सोलिनॉइड जैसे मान लो ए है, ये दूसरा एंड होगा इसका, इस तरफ से दूसरा बन रहा होगा, दूसरी तरफ बी बन रहा होगा। तो एंड ए ऑफ द सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल। क्लियर है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे ध्यान से, इसका भी रिप्लाई करना है। अ मेटल प्लेट कैन बी heated by passing either a direct or an alternating current through the plate. Next, option B, placing a time varying magnetic field. Option C, placing in a space varying magnetic field but does not vary with time. And D, both A and B। मतलब या तो पासिंग आइदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट कर दो, या प्लेसिंग इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कर दो। कौन सा ऑप्शन इसमें से ज्यादा सही है, ध्यान से बताना है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन ही है। सर डी। यस, वेरी गुड, डी। डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा जयदीप,
डी सही आंसर है, क्योंकि आप मेटल प्लेट को जब आप या तो उससे आप डायरेक्ट करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट उससे होके पास कराओगे तो वो हीट हो जाएगा, और अदरवाइज उसको या तो आप जो बी ऑप्शन आप देख रहे हो, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उसको प्लेस करते हो तो वैसे केस में भी वो हीट होगा, क्योंकि वहां पे एडी करंट प्रोड्यूस होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए, जब भी रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने की बात आती है तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाता है, लेकिन देखते हैं, आज जयदीप बहुत अच्छा कर रहा है। एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। एडी करंट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द लैमिनेटेड कोर। ये तो बात सही है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा। इंडक्शन फर्नेस यूज एडी करंट टू प्रोड्यूस हीट। ये भी बात सही है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। एडी करंट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ब्रेकिंग फोर्स इन ए मूविंग ट्रेन। जी हाँ, चलते हुए ट्रेन में ब्रेकिंग फोर्स की तरह काम करता है। तो क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन गलत होगा इसमें से? ए ऑब्वियसली, वो क्या क्योंकि बाकी चीजें तो एडी करंट के साथ हो रही है। तो एडी करंट आर प्रोड्यूस इन ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है, क्योंकि एडी करंट स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस नहीं होता जब तक मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं करती हो। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट यूज द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। कौन सा इसमें से एडी करंट का एप्लीकेशन यूज नहीं करता? इलेक्ट्रिक पावर मीटर, नंबर 1। बी ऑप्शन, इंड्यूस्ड फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस। नंबर सी, एलईडी लाइट, एंड नंबर डी, मैग्नेटिक ब्रेक इन ए ट्रेन। मुझे लगता है ये भी बड़ा आसान हो गया आपके लिए। अब ऑप्शन बताओ जिसमें यूज नहीं होता एडी करंट के एप्लीकेशन यूज नहीं होता है। सर एलईडी लाइट। वेरी गुड, एलईडी लाइट में यूज नहीं होता। वेरी गुड, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक पावर मीटर में यूज हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे आपको ये भी याद हो जाना चाहिए कहाँ कहाँ पे आपने एडी करंट का यूज किया है। फर्नेस में यूज किया है, इंडक्शन फर्नेस में यूज किया है, मैग्नेटिक ब्रेक में यूज किया है, इलेक्ट्रिक पावर में यूज किया है, और किसी मेटल प्लेट को हीट करने में यूज किया है। मतलब ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं एडी करंट की हैं यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 भी आप देख सकते हो, आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इंक्रीजेस टू 2 times द म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में आपने 2 times को इससे इंक्रीज कर दिया है। 4 times हो जाएगा सर, म्यू नॉट N1 N2 बस, वेरी A गुड, upon I square। इट बिकम्स 4 times। बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा। इस बार उन्नीस ने रिप्लाई कर दिया है, 4 times हो जाएगा। बहुत सही और परफेक्ट रिप्लाई किया है। चलिए शाबाश, इसमें आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं रह जाती। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, व्हेन द रेट ऑफ चेंज करंट इज यूनिटी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू। देखिए, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, चेंज इज करंट जो है वो यूनिटी हो, मतलब 1 का हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगा? नंबर 1 ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, थिकनेस ऑफ द कॉइल, बी नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल, सी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, डी टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। आपको सही तरीके से सोच के जवाब देना है। मैं इंतजार कर रहा हूँ सही जवाब का, आपको सही जवाब देना है। यहाँ पे जरा सोच के बताओ। बिल्कुल सही, सी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कैसे लगा कि ये सी होगा? यस सर। कैसे आपको लग रहा था कि ये सी होगा? सर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का सर वो फॉर्मूला था ना सर। सही बात, सेल्फ इंडक्शन के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला था, रेट ऑफ चेंज इन करंट उसमें था, करंट के चेंज के रेट के लिए बताया गया था। L इक्वल टू व्हेन द रेट, L इक्वल टू अगर याद दिला दूं माइनस ई डी आई बाई डी टी, ऐसा कुछ था ना, माइनस ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। कौन सा था?
Yes, yes, sir. यही वाला? Yes, sir. Second one. बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा। देखो फॉर्मूला याद था तो आपने यहाँ पे क्विक रिप्लाई किया, बहुत अच्छा रिप्लाई किया। क्वेश्चन सर नंबर ये तो 17, सिंपली 2L हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 2L सर। 2L। देखिए क्वेश्चन भी इस बार पढ़ने नहीं दिया, बिल्कुल सही। टू इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंस L देखकर ही पता चल रहा है। सीरीज में कनेक्टेड है, अपोजिट में ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे यस सर, रिजल्टेंट इंडक्शन क्या होगा? 2L का। बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसमें मैं कुछ बिना बोलूंगा भी नहीं। सोचे समझे 2L कर देना इसमें तो। बिल्कुल सही बात। चुनाव आपके पास यहाँ क्लियर है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम एज phi इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इज, क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। 9 वोल्ट, 16 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। आपने बताया यहाँ पे 16 वोल्ट, सही आंसर है 16 वोल्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आप मैग्नीट्यूड सर ऑफ, इसका डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट कर देंगे। बिल्कुल सही, E इक्वल टू d∅dt, यही तो करना है यहाँ पे। मतलब डिफरेंशिएशन करोगे आप, और डिफरेंशिएशन जैसे ही आप करोगे यहाँ पे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 3t² का हो जाएगा, 3 2 जा 6t प्लस 4, और 9 का डिफरेंशिएशन तो ये 0 हो जाएगा। तो 6t प्लस 4 और t की वैल्यू आपके पास 2 सेकेंड लेनी है, तो यहाँ पे 6 इंटू 2 प्लस 4 मतलब 16, यहाँ पे बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आपका सही है। तो जयदीप ने जो क्वेश्चन शेयर किया है वो ये है, उसको आप देख सकते हो। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है SPQR, ये देखो आप SPQR, ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू b एज shown इन द बिलो। ये 0 से b तक जा रहा है, और इवन उसके बाद ये ऑप्शन हालांकि 2b तक है, तो x इक्वल टू नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहे हैं द आर्म PQ ऑफ द लेंथ L, जो PQ का लेंथ है, ये L लेंथ है, मूविंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2b। मतलब ये वाला जो पोजीशन है, ये यहाँ से b से लेके x इक्वल टू 0 से, मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से 2b तक भी जा रहा है कांस्टेंट स्पीड v से। फाइंड द फ्लक्स एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। फ्लक्स क्या होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, कंडक्टर का क्या होगा, ये दोनों चीजें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया हो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जो यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट की बात कर लूँ यहाँ पे, कि फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से आपको पता है कि जो ईएमएफ होता है वो ईएमएफ होता है -n नंबर ऑफ टर्न्स जो भी होता है d∅dt, ये होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है तो d∅dt, और करंट जो होता है वो I इक्वल टू E/R होता है, इंड्यूस्ड करंट जो होता है। ठीक है, ये इंड्यूस्ड करंट होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे फिगर में आप देख रहे हो, ये जो आर्म PQ है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और ये एक्सटेंड हो रहा है कहाँ, सबसे पहले ये एक्सटेंड हो रहा है यहाँ से x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू b तक। तो ऐसे केस में जो सिचुएशन है PQ के लिए, PQ यहाँ से यहाँ तक पास हो रहा होगा, PQ कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहा है। ठीक है, तो किस वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो वैसे केस में जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी, जो लिंक्ड है यहाँ पे, लिंक्ड विद क्वेश्चन के हिसाब से SPQR के लिए, वो होगी फ्लक्स phi b इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi इक्वल टू BL इंटू x, ये फॉर्मूला होता है। और x के लिए जो वैल्यू आपने देखी है यहाँ पे, x कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, तो एक में 0 से B है, एक में 0 से 2B है। हाँ, तो पहले मैं 0 से B ले लेता हूँ, और फिर B से 2B। फिर ठीक है, फिर तो यहाँ पे अभी फ्लक्स के लिए क्या कंडीशन आएगी, तो BL और x की जो वैल्यू है ये B तक में है, तो यहाँ पे BL B आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, BL इंटू B ले लेता हूँ, ऐसे ले लूँ क्या? हाँ यस सर, फिर ये B से 2B तक का रेंज होगा। तो अब ये जो है x जो है यहाँ से आपका
मतलब ये जो रेंज है एक्स का, ये 2b तक के लिए होगा, है ना। अब यस सर। जहां तक इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसे आपने देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे लिए क्या बोला जा रहा है, हमारे लिए कहां से कहां तक के लिए बोला जा रहा है, हमारी क्या पूछे, फाइंड द फ्लक्स, हमें सिर्फ फ्लक्स पूछा जा रहा है एंड ईएमएफ दोनों पूछा जा रहा है। तो फ्लक्स तो हमारे पता चल गया, फ्लक्स हमें पता चल गया कि BLX है, और ये देखो कहां से कहां तक के लिए है, ये देख लो आप। और फ्लक्स BLX और BLB, ठीक है, ये दो के लिए। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है BLB, B से अगर यहाँ पे B से 2B के लिए होगा तो इसमें ये भी चीज 2B भी लगाना पड़ेगा। तो अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर लें, E इक्वल टू होगा माइनस d∅dt। यस सर। तो जब आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे होगे, d∅dt की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये जो वैल्यू होगी माइनस BLV, यस माइनस सर। BLV होगी जब x ले लेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि dx/dt जो होती है, आपने स्टडी किया, वो माइनस v लिया करते थे हम लोग। तो ये अब ये जो लाइज करेगा, ये x की वैल्यू यहां से b तक के लिए लाइज करेगी, है ना। लेकिन x का वैल्यू आपने यहाँ पे कितना लिया है, BLV, जैसे x यहाँ पे कितना लिया था आपने, 0। इसको अभी 0 से b तक के लिए पहले देखना है आपको, कहां से कहां तक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सेपरेटली लिखता हूँ, E इक्वल टू माइनस BLV। तो जब आप यहाँ से ले रहे हो तो ये x जो आपका लाइज करेगा 0 से लेके b तक लाइज कर रहा है। और ये अगर आप इसी में आप देखोगे कि ये कहां से b से 2b तक लाइज अगर करेगा, b से 2b तक, तो वैसे केस में क्या रहेगा, ये b से 2b तक रहेगा, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वहां पे चेंज इन फ्लक्स होगा नहीं, 0 हो जाएगा। वो 0 हो जाएगा, है ना। यस सर। वो 0 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन देखो ना, उसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सर मुझे इसके हिसाब से सी लगा था। बिल्कुल सही, सी लग रहा था आपको, तो ये सी सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है 0 हो रहा है, ये सी सही ऑप्शन है। 0 सर, ए है सर। ऑप्शन क्या दिखा रहा है, ए। ए देखो, ए किसके लिए दिखा रहा है वो भी मैं बता दूं, BLX। BLX क्या है, ये देखो BLX का फ्लक्स बता रहा है, देखो यहाँ पे, बोथ ए एंड सी भी है। हाँ ये फ्लक्स के बारे में बता रहा है, फाइंड द फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो ये फ्लक्स जो है BLX तब है जब ये 0 से यहाँ से b तक के लिए बात हो रहा है, ठीक है। सर दोनों में देखो स्टेप वाइज बिल्कुल क्लियर करके फिर से दिखा रहा हूं आपको, वो ध्यान से देखना अभी, क्योंकि फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है, अगर आप BLX ले रहे हो तो x की वैल्यू कहां से कहां तक, मतलब ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू b, यस सर। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू इस समय में अगर आपने लिया हुआ है तो ये 0 से बड़ी है और b से छोटी है। b से छोटी है, बिल्कुल छोटी ही लेते हैं, b से छोटी है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा फ्लक्स का कंडीशन अगर आप ले रहे हो तो ये BLB हो जाएगा, x की जगह पे क्या ले लोगे, b ले लोगे। यस सर। तो ये x कहां से कहां तक, ये मतलब b से 2b तक जाएगा, यस सर। ठीक है। अब इंड्यूस्ड Yes, ईएमएफ sir. की बात कर लें, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता है माइनस d∅dt होता है। यस सर। तो ऐसे केस में ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ E इक्वल टू माइनस BLV, b हो जाएगा। ये पहले वाले केस के लिए होगा, मतलब यस सर। x की वैल्यू जो लाइज करेगी वो 0 से b के बीच में जब लाइज करेगी तो ईएमएफ ऐसा होगा। और ईएमएफ 0 होगी जब कंप्लीटली वो अंदर मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो कोई चेंज तो होगा नहीं फ्लक्स में, है ना, कांस्टेंट रहेगा।
तो वैसे केस में b से 2b तक x की जो वैल्यू लाइज करेगी b से 2b तक लाइज करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख लो ये सारी चीजें किस में दिख रही हैं। तो BLX जैसा आप देख रहे हो, ये BLX भी दिख रहा है और ये BLX दिख रहा है। ठीक है, और ये BLB ये दिख रहा है ना, तो ये BLB दिख रहा है। तो BLB तो ये यहाँ पे V लिखा हुआ है इसने। ठीक है, दूसरे में देखो एक फ्लक्स चाहिए, एक EMF चाहिए। तो एक फ्लक्स BLX, मतलब यहाँ पे अगर इस फ्लक्स की बात करें तो BLB दिख रहा है, और यहाँ पे EMF की बात करें तो 0 दिख रहा है। तो कब कहाँ से कहाँ तक दोनों इस केस के लिए दिख रहा है, तो उस हिसाब से तो आपका C सही है, कोई डाउट नहीं है। और जैसा आप बोल रहे हो वहां पे कि अगर आप 0 से इसके बीच में देख रहे हो, तो 0 से इसके बीच में यहाँ पे ये वाली वैल्यू BLX की आ रही है, बिल्कुल सही है, आ रही है BLX की 0 से इसके बीच में। और अगर इसमें देख रहे हो तो ये 0 से B तक के लिए माइनस BLB भी आ रही है। तो A और C दोनों सही है यहाँ पे इस हिसाब से। ठीक है, तो यस सर। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही, आपने जैसे बताया आपका ऑप्शन A और C दोनों सही है, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे ये वाला भी लाइज कर रहा है और ये वाला भी कंडीशन लाइज कर रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बोथ A एंड C सही है। अगर मान लो इसी में फोर्स पूछ लिया होता, बहुत बार फोर्स भी पूछता है, तो F इक्वल टू ILB, BIL जिससे मैंने बताया था ILB, या फिर F इक्वल टू आप यहाँ पे B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन में R। ये कब, ये तब जब X लाइज करता आपका 0 से B के बीच में। ठीक है, क्योंकि आप I इक्वल टू E बाय R निकालोगे, E बाय R निकालोगे, और E बाय R E इक्वल टू BLB होता है, अपॉन में R आ जाएगा। और फोर्स भी यहाँ पे एक समय में फोर्स भी 0 होगा, कब 0 होगा वो भी देख लो। F इक्वल टू 0 होगा जब X लाइज करेगा कहाँ से, B से 2B के बीच में। ये भी कंडीशंस है यहाँ पे। अब क्लियर है? अगर मैं बताता हूं कि आंसर A है, तो आंसर A सिर्फ इस कंडीशन के लिए है, बात समझना। अगर मैं बात करूं कि ये वाला है, तो ये मतलब आंसर C है, तो पर्टिकुलर B से 2B के लिए है। जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंडक्टर ये दिया हुआ है, प्लेज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमारे से पूछा हुआ है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू B तक के लिए, एज शोन इन द फिगर। और उसके बाद ये भी कह रहा है द आर्म PQ लेंथ L मूविंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2B। ये ऐसा नहीं है कि L तक ही रहने दिया, मतलब B तक ही रहने देता अगर ये, तो आपका जो A ऑप्शन है वो मैं मान लेता सही है। लेकिन ये 0 से 2B तक भी लेके चला गया, इसलिए हमें 0 से 2B तक के लिए भी सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? और आपने जो बोला यहाँ पे एक्चुअल में इस जगह पे ये जो रीजन है आपका, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने नहीं दिखाया, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर तक दिखाया है। तो इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा सिर्फ 0 से लेके B तक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। सर वही कह रहा था। फिर आपका ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। फिर अब ये चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात होगी कि जिस एरिया में, जिस जोन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है, सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे चेंज इन फ्लक्स हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? फिर आपका ऑप्शन A सही होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये अच्छी बात है कि बाकी एनसीईआरटी में जो हमने देखा हुआ है क्वेश्चन, उसमें B से 2B तक भी मैग्नेटिक फील्ड में दिया हुआ है। तो B से 2B तक भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन उस हाल में A और C दोनों सही होता। लेकिन यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन A सही है, आप बिल्कुल सही हो उस जगह पे।